हेलो, कैसे आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। अब जैसे कि इससे पहले हमने ज्योग्राफी के जो इंट्रोडक्शन था, हमने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन से संबंधित 4-5 क्लासेस में एक ज्योग्राफी का पूरा इंट्रोडक्शन समझा है। अब हम ज्योग्राफी में जो है, अब इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की ओर बढ़ते हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी की ओर बढ़ने से पहले हम उससे संबंधित जो सिलेबस है, किन किन बिंदुओं से संबंधित बातें करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और उससे पहले क्या है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट हम किस एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं, उससे संबंधित आज बातें करने जा रहे हैं कि यूपीएससी जो है, उस यूपीएससी का गठन किस प्रकार से हुआ है। आज हम उससे संबंधित जितनी बातें हैं उन बातों को करेंगे कि यूपीएससी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है। तो इस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो यूपीएससी है उसका गठन कैसे हुआ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो शब्द है वो आया कहां से, हम आज उन बातों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो यूपीएससी है, अगर इसका इतिहास देखें कि यूपीएससी का गठन कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर बढ़ना होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्था को जानना होगा, तब जाके कहीं हम समझेंगे कि यूपीएससी का गठन किस प्रकार से हुआ है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन से की ओर बढ़ते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, तो अब यूपीएससी में क्या एक प्रत्यक्ष चयन प्रणाली थी और दूसरी अप्रत्यक्ष बोल लें या प्रतियोगिता, अप्रत्यक्ष या प्रतियोगिता के आधार पर जो चयन प्रणाली थी, प्रतियोगिता के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, ठीक है। अब प्रत्यक्ष चयन प्रणाली और अप्रत्यक्ष या प्रतियोगिता के आधार पर जो चयन होता था, अब किस कालखंड में, किस क्रम में अब ये प्रत्यक्ष चयन प्रणाली होती थी, अब प्रतियोगिता के आधार पर चयन किया जाता था, उसको समझते हैं कि 1853 से पहले तक, 1853 से पहले तक, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी महारानी एलिजाबेथ के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस लिए हुई थी? पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए, जहां गवर्नर नियुक्त किया गया, डिप्टी गवर्नर होते थे, प्लस 24 सदस्य होते थे। अब जिनके माध्यम से क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा इनको अधिकार दिया गया कि आप पूर्वी देशों से व्यापार के लिए आपको अधिकार दिया जा रहा है, कंपनी गठित की गई है, आपको शासन प्रशासन से संबंधित जितने भी अधिकार दिए गए हैं, आपको क्या उस कंपनी के शासन प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक। अब इससे आगे बढ़े तो 1853 में अप्रत्यक्ष के आधार पर क्या चयन होता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को के संचालन के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होती थी, जिसमें सीनियर मर्चेंट, जूनियर मर्चेंट और राइटर हो गया, फैक्टर हो गया, अदर जो भी कर्मचारी लगते थे, वो क्या होता था कि 1853 से पहले प्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया ब्रिटिश शासन व्यवस्था क्या करती थी, उनको नियुक्त करती थी डायरेक्ट। क्या अब वहां इंग्लैंड में चयन होता था, उसके पश्चात तो इंडिया में भेज दिया जाता था उनको शासन प्रशासन के स्तर पर काम करने के लिए, ठीक है। अब प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था में अगर बात करें, देखें तो इस प्रत्यक्ष चयन प्रणाली के अंतर्गत 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर्मचारी आ रहे हैं, उन कर्मचारियों का क्या यहाँ पर प्रशिक्षण होगा। अब प्रत्यक्ष चयन प्रणाली के अंतर्गत तो ब्रिटिश शासन क्या करती थी, उनको इलेक्ट कर दी कि आपको वहां पर नियुक्त होना है, परंतु उसके लिए जो प्रशिक्षण होगा वो कहाँ होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में होगा, ठीक है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1800 ईस्वी में। अब फिर इसको क्या बंद कर दिया गया। अब इसको बंद करने के पश्चात लंदन में
लंदन में हेलबरी कॉलेज की स्थापना की गई, जहां पर इनको प्रशिक्षण देकर फिर भेजा जाता था शासन प्रशासन के लिए। ठीक है, अब प्रत्यक्ष चयन प्रणाली में ही देखें तो 1853 से पहले तक है, तो यहीं पर क्या 1833 में के एक्ट के द्वारा ये अधिकार दिया गया कि भारतीयों को भी इसमें इक्वल क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा कि भारतीयों को भी इसमें नियुक्ति होने का अधिकार दिया जाएगा, जिन्हें जाति, धर्म, अब काले गोरे इत्यादि के आधार पर नस्ली भेदभाव इनके साथ नहीं किया जाएगा। 1833 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भी इस सिविल सेवा में जुड़ने का मौका मिलेगा। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष या प्रतियोगिता के आधार पर जो चयन होने लगा, तो उससे संबंधित बातें करते हैं कि अप्रत्यक्ष या प्रतियोगिता के आधार पर जो चयन होने लगा, तो ये चयन 1853 के बाद से प्रारंभ हुआ। ठीक, अब 1853 के बाद से प्रारंभ हुआ, तो इस 1853 के बाद जो प्रारंभ हुआ, तो इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले 1853 के अधिनियम के द्वारा सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें व्यक्तियों के एक क्या हुआ कि प्रतियोगिता के आधार पर चयन को महत्व दिया गया। अब इसके लिए सबसे पहले लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आयोग बना, जो आयोग क्या करता था कि इस जो प्रतियोगिता के आधार पर जो चयन हो रहा है उसके लिए क्या करती है, सिलेबस डिफाइन करती है, सिलेबस का निर्माण करेगी, तथा किस प्रकार से परीक्षा होगी, परीक्षा संबंधी जितने नियम होंगे वो नियम लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, जो आयोग बना है, वो आयोग क्या करेगा, इसको करेगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़े तो अप्रत्यक्ष चयन प्रणाली के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले ने क्या आयोग गठित किया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। अब उससे आगे बढ़ते हैं। कैनिंग ने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने आईसीएस एक्ट पारित किया। अब ये आईसीएस एक्ट इंडियन सिविल सर्विसेज का एक्ट था। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि जो भी सिविल सर्वेंट नियुक्त होकर भारत में आया, अब प्रतियोगिता के आधार पर हो रहा है, जो भी सिविल सर्वेंट नियुक्त हुआ तो उसको क्या करेगा, नियंत्रण स्थापित करेगा आईसीएस एक्ट। ठीक है, अब वहीं 1868 में लॉर्ड लिटन, ठीक है, अब लॉर्ड लिटन के द्वारा क्या किया गया कि इस प्रतियोगिता आधार पर जो सिविल सर्विसेज में चयन होने लगा उसकी मैक्सिमम एज 19 साल कर दी गई। उसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि 1864 में रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर का चयन हो चुका था। किसमें, इस सिविल सर्विसेज में, आईसीएस में चयन हो गया। उसके पश्चात 1874 में 3 और भारतीयों का, जिसमें एसएन बनर्जी, उसके बाद अब आरसी दत्ता, अब बिहारी लाल गुप्ता का चयन हो गया। ठीक है, अब 1874 में इनका चयन हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भारतीयों का भी इस आईसीएस की परीक्षा में चयन होने लगा। तो अब लिटन क्या था, अब लिटन ने सोचा कि भारतीयों को क्या रोका जाए, इस सिविल सेवा की परीक्षा में भारतीयों का अत्यधिक इनरोलमेंट ना हो सके। इसके लिए उसने क्या किया कि 1878 में एक एक्ट लाया। उस एक्ट के माध्यम से आईसीएस की परीक्षा में बैठने के जो अधिकतम उम्र 19 साल कर दी। अब एसएन बनर्जी, आरसी दत्ता और बिहारी लाल गुप्ता इत्यादि का चयन 1874 में हो चुका था। अब बिहारी लाल गुप्ता ने जो इल्बर्ट बिल आया था, उस इल्बर्ट बिल के ड्राफ्ट करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, परंतु क्या हुआ कि इल्बर्ट बिल पास नहीं हो पाया था। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि यूपीएससी का गठन किस प्रकार से हुआ। ठीक, हमने बात की कि ये प्रत्यक्ष चयन, अप्रत्यक्ष चयन के आधार पर परीक्षाएं आयोजित होने लगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे भारतीयों के दबाव के कारण क्या हुआ, 1922 में इलाहाबाद प्लस लंदन
लंदन में एक साथ क्या हुई, परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है, एक साथ तो इस परीक्षा का आयोजन किया गया। अब वहीं क्या हुआ, आगे बढ़े तो 1923 में रॉयल कमीशन गठित किया गया, रॉयल कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, अब इस रॉयल कमीशन को ली कमीशन भी बोला जाता है, ली कमीशन, क्योंकि इसकी अध्यक्षता ली ने की थी, लॉर्ड ली हैं, उनके द्वारा इस कमीशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इस रॉयल कमीशन को ली कमीशन भी बोला जाता है। ये किस लिए गठित किया गया था कि पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसकी स्थापना के लिए इस ली कमीशन का गठन किया गया था 1923 में। 1924 में क्या किया, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इसी के आधार पर फिर 1 अक्टूबर 1926 में क्या हुआ कि अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद है 1 अक्टूबर 1926 को क्या हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया। अब उससे आगे बढ़े तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस पब्लिक सर्विस कमीशन को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया 1935 में। अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। अब यहीं पे अगर बात करें, आगे बढ़े, अब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, परंतु भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, तो इस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। ठीक, अब इस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पीछे 1 अक्टूबर 1926 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन गठित किया गया, अब वहीं 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था जिसके द्वारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया, वहीं जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसके द्वारा इस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। तो अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद किया गया। तो इससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो यूपीएससी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, तो जो यूपीएससी है तो यूपीएससी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके जो सदस्य होते हैं चेयरमैन होते हैं। ठीक, चेयरमैन प्लस जो मेंबर होते हैं, मेंबर्स अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसके जो चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। इनके चेयरमैन और मेंबर्स की जो संख्या होती है 9 से 11 होती है। ठीक है, 9 से 11 होती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी विच इज अर्लियर, जो भी पहले हो वो तब तक काम करते हैं। मान लो उनकी उम्र 65 वर्ष पहले आ गई, 6 वर्ष कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तो रिटायरमेंट उनका हो जाएगा। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो संविधान में भी इसका उल्लेख होगा, संविधान के भाग 14 में। ठीक है, संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। ठीक, 315 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख है यूपीएससी का। ठीक, अब यूपीएससी के अगर वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार जोशी हैं। ठीक, अब इसी यूपीएससी में जो अब नियुक्ति होती थी तो इसी को कॉर्नवालिस ने कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज तथा अनकन्वेंटेड सिविल सर्विसेज के रूप में कॉर्नवालिस ने इसको डिफाइन किया था।
कन्वेंटेड कौन होते थे? वे सिविल सर्वेंट जिसमें जो उच्च पदों पर सिर्फ अंग्रेज नियुक्त होते थे। अनकन्वेंटेड, मान लीजिए आईएएस आज के समय में। अनकन्वेंटेड कौन होते थे? लोएस्ट पोस्ट, जिसमें भारतीयों को भी क्या भागीदार शामिल किया जाता था। ठीक, अब यूपीएससी की हमने बात की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका संविधान में भी उल्लेख है। संविधान में भाग 14 में इसका उल्लेख है, 315 से लेकर 323 तक संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक, अब ली कमीशन के द्वारा आयोग बना, उसके बाद 1 अक्टूबर 1926 में आयोग गठित किया गया जिसका पब्लिक सर्विस कमीशन नाम था। उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया। जब इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया तब ये इलाहाबाद के साथ दिल्ली में भी अब सिविल सर्विसेज परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, अब ये थी आज यूपीएससी से संबंधित जितनी बातें कि यूपीएससी जो शब्द है वो आया कहाँ से, उससे संबंधित जितनी बातें थी हमने किया, उसका इतिहास क्या है, उससे संबंधित बातें थी। ठीक, कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू।